Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Waqas Ali Khan. I'm your computer science teacher, and today we are going to start a Afaqsan series for computer grade 4. आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ अबाउट डिजिटल स्किल्स, और इसमें जो SLOs और कॉन्सेप्ट हम कवर करेंगे उसमें शामिल हैं हमारी टाइपिंग स्पीड, फिर उसके बाद स्प्रेडशीट जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनका इस्तेमाल हम अंडरस्टैंड करेंगे, देखेंगे, उनकी बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ को डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ हम कोलैबोरेटिव डिजिटल प्रोजेक्ट्स के ऊपर बात करेंगे कि कैसे कोलैबोरेशन की जाती है, और ऑनलाइन जब हम डाटा रिसर्च करते हैं उससे रिलेटेड हम कुछ चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे जो कि हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं, और ऐसे मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स जिसके अंदर हम नई नई चीज़ों को ऐड करके अपने उस प्रोजेक्ट को ज़्यादा अट्रैक्टिव और हेल्पफुल बना सकते। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग अपनी टाइपिंग स्पीड की तरफ। तो टाइपिंग जब भी हम अपने कीबोर्ड को इस्तेमाल करते हुए किसी किस्म का डाटा टेक्सचुअल फॉर्म के अंदर कंप्यूटर के अंदर एंटर करते हैं, इसको टाइपिंग कहा जाता है। इसको बेहतर करने के लिए जो एक तरीक़ाकार फॉलो किया जाता है उसके अंदर हम एक जहन में रखते हैं होम रो को। हमारे पास कीबोर्ड है जो कि कुछ एरियाज़ के अंदर कुछ डिफरेंट कीज़ के अंदर डिवाइड किया गया है, कैटेगरीज़ हैं कीज़ की, जैसे हमारे पास ऊपर फंक्शन कीज़ हैं, फिर अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ हैं, फिर राइट साइड के ऊपर अगर बड़ा कीबोर्ड है प्रॉपर स्टैंडर्ड उसके अंदर नम पैड होता है हमारे पास। तो यहाँ पर जो अल्फ़ा न्यूमेरिक हमारे पास पोर्शन होता है उसके अंदर जो मिडल रो है वहाँ पर हमारे पास एक रो कहलाती है होम रो। होम रो के अंदर जो हमारे पास लेफ़्ट हैंड है ये आता है ASDF के ऊपर, थंब हमारा फ्री रहेगा जो कि स्पेस बार के ऊपर आ सकता है। इसी तरीके से जो हमारा राइट हैंड है वो आता है JKL और सेमीकोलन के ऊपर, और फिर वो हमारे पास थंब फ्री है जो कि स्पेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब जो जो कीज़ इनके करीब पाई जाएंगी, जिस जिस फिंगर के करीब पाई जाएंगी, हम उसको उसी फिंगर से प्रेस करने की कोशिश करेंगे जिससे वो सबसे करीब है, और उसके बाद दोबारा होम रो के ऊपर आ जाएंगे। अक्सर कीबोर्ड्स के ऊपर जो हमारे पास ये होम रो है इसके अंदर F और J के ऊपर हल्का सा एक डैश जो है वो हल्का सा बाहर आया होता है की के ऊपर, कि आपको बगैर देखे हाथ लगाते फील हो जाता है कि नाउ यू आर ऑन F and J। जब आप इसको शुरू में ट्राई करने की कोशिश करेंगे तो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू टाइप इन दिस वे, क्योंकि नॉर्मली हम में से कुछ लोग एक हाथ से टाइपिंग कर रहे होते हैं, कुछ लोग दूसरा हाथ ही यूज़ नहीं करते, फिर रख लेते हैं तो हमें हाथ में दर्द शुरू हो जाती है। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इंसानों को इस तरह का बनाया है कि इसमें अडेप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वेरी सून यू विल बी एबल टू टाइप विदाउट इवन सीइंग एट द कीबोर्ड, एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट कि आप बगैर देखे ही टाइपिंग कर सकते हैं और आपकी स्पीड बहुत अच्छी हो जाएगी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर, सॉफ्टवेयर्स के ऊपर, जो कि हैं स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर्स। ऐसे सॉफ्टवेयर्स जिनको हम नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ लिस्टिंग, बजटिंग और मैथमेटिकल जो हमारे हिसाब किताब के काम हैं उनसे रिलेटेड जब हमने कोई काम करना हो तो वहाँ पर हम स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर्स को इस्तेमाल करते हैं। इनमें हमारे पास काफ़ी सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं जिसके अंदर MS Excel है और गूगल स्प्रेडशीट है, इस तरह हमारे पास डिफरेंट अवेलेबल है, पर हम फोकस करेंगे MS Excel के ऊपर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऊपर। तो इसके अंदर हमारे पास 3 मेन कॉन्सेप्ट पहले डिस्कस करते हैं जिसके अंदर हैं सेल, रोज एंड कॉलम्स। तो जितने भी हमारे पास बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं इनको अगर हम हॉरिजॉन्टली फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट देखेंगे तो इनको हम कहते हैं कि ये क्या है, एक रो है। और जो हमारे पास रोज़ जो हैं वो रिप्रेजेंट की जाती हैं नंबर्स के साथ 1 2 3, राइट। और जो हमारे पास सीधी लाइनें आ रही हैं सेल्स की, मतलब जो बॉक्सेस हैं, उनको हम कहते हैं कॉलम, वर्टिकल लाइंस को, और ये रिप्रेजेंट की जाती हैं कैपिटल अल्फ़ाबेट्स के साथ। और जहाँ पर रोज़ और कॉलम्स इंटरसेक्ट करती हैं, इनके एक इंटरसेक्शन के ऊपर एक सेल बनता है, और इस सेल को रिप्रेजेंट किया जाता है एक एड्रेस के साथ। एक्सेल के अंदर जब हम काम कर रहे हैं तो 2 मेन कॉन्सेप्ट्स हैं। नंबर 1 इज़ वर्कशीट। वर्कशीट कहते हैं जिस तरह हमारे पास कॉपी के अंदर एक पेज है वो एक वर्कशीट है, उसके ऊपर हमारे पास मुख्तलिफ सेल्स मौजूद हैं, रोज़ और कॉलम्स की शक्ल के अंदर आपस में इंटीग्रेटेड हैं, ग्रिड लाइंस मौजूद हैं, उन पे हम काम कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास 4 शीट्स अवेलेबल होती हैं एट अ टाइम, और ये सारी शीट्स आपस में मिलकर बनाती हैं वर्कबुक, ठीक। तो आपके पास एक जो फाइल जब आप सेव करेंगे किसी भी एक्सेल शीट के ऊपर काम करने के बाद तो वो एज ए वर्क बुक सेव होगी, चाहे आप उसके एक या आधे पेज के ऊपर शीट के ऊपर काम करें।
पर आपके पास 4 शीट्स ऑन स्पॉट अवेलेबल है। और इन सारी शीट्स के अंदर जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि रेड कलर का रेक्टेंगल आपको नज़र आ रहा है, इसके एक्सट्रीम राइट के ऊपर आपको एक प्लस का आइकन नज़र आ रहा है। आप उसको क्लिक करेंगे तो आप इसके अंदर मज़ीद शीट्स को ऐड कर सकते हैं। कितनी शीट्स? जितनी आपको चाहिए। और आप इनको रीनेम भी कर सकते हैं, रीकलर भी कर सकते हैं। तो हमने अभी पहले एक टच किया था एक कॉन्सेप्ट को, दैट इज सेल एड्रेस। तो हमने देखा कि हमारे पास जो एक्सेल की शीट है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सेल्स हैं, मौजूद हैं। अब हम किस सेल की बात कर रहे हैं? तो हर सेल का एक एड्रेस मौजूद है। सेल का एड्रेस मतलब जिससे आप डायरेक्टली उस सेल के ऊपर पहुंच जाएं, वो रिप्रेजेंट किया जाता है विद द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम एंड रो नंबर। पहले कॉलम का नाम आएगा फॉर इन दिस, जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हमने सेल क्लिक किया हुआ है वो है D5। पहले आ गया कॉलम नेम, फिर आ गया रो नेम, और वो जिस बॉक्स में आपको नज़र आ रहा है इसको कहते हैं नेम बॉक्स। ठीक है, तो हमारे पास जितने भी सेल्स अवेलेबल हैं शीट के ऊपर वो सारे के सारे एड्रेसेबल हैं। उनको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कांटेक्ट किया जा सकता है, उसकी वैल्यूज़ को यूज़ किया जा सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर, दैट इज़ फॉर्मूला। फॉर्मूला कहते हैं जब आप एक या एक से ज़्यादा सेल्स के ऊपर कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होंगे, किसी किस्म का कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन, दैट कैन बी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। तो इस तरह का जब कोई आप काम करेंगे तो उसको हम कहेंगे कि हमने फॉर्मूला लगाया। फॉर एग्जाम्पल, आप एक सेल के अंदर गए और उसके अंदर आपने जब भी फॉर्मूला शुरू करना है तो सबसे पहले इक्वल टू का सिंबल लगाएंगे। इक्वल टू के बाद आप सेल का एड्रेस दे सकते हैं या सेल रेंज दे सकते हैं। सेल एड्रेस एक सिंगल सेल का एड्रेस आ जाता है। पर अगर आप ये कहना चाहें कि इस सेल से लेकर किसी दूर के एक सेल तक, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज सेल रेंज। और सेल रेंज बताने के लिए आप दरमियान में कॉलन का सिंबल लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने लिखा A1 कॉलन A3, इसका मतलब है A1 से लेकर A2 भी शामिल है और A3 भी। यहाँ पर सिर्फ 3 थे, पर यहाँ पर आप हंड्रेड्स ऑफ सेल्स को सिर्फ 2 ही सेल का नाम देकर यूज़ कर सकते हैं। जब आप उसको एंटर करेंगे, दरमियान में प्लस का सिंबल है, तो वो सारे आपस में रिजॉल्व हो सकते हैं। पर याद रहे कि सेल नॉर्मली फार्मूलाज के अंदर रेंज नहीं इस्तेमाल होती। अब हम चलते हैं जहाँ पर रेंज इस्तेमाल होती है, वो है फंक्शंस। फंक्शंस में और फार्मूलाज में एक बड़ा जेन्युइन फ़र्क है। वो क्या फ़र्क है? वो फ़र्क ये है कि जो आपके पास फार्मूलाज हैं, फार्मूलाज के अंदर आप मैथमेटिकल ऑपरेशन खुद से ऐड कर रहे होते हैं। पर जो कॉमनली यूज्ड फार्मूलाज हैं उनका एक्सेल के अंदर और जो मेजर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर्स हैं उनमें ऑलरेडी बिल्ट इन फंक्शंस मौजूद हैं। इंस्टेड ऑफ राइटिंग द होल फार्मूला, हम क्या करते हैं, उसको सिर्फ सेल का एड्रेस देते हैं और उसके ऊपर वो फंक्शन लगाते हैं, तो वो वाला कंप्लीट फार्मूला उसके ऊपर अप्लाई कर देगा। दैट कैन बी एडिशन, एवरेज, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, काउंट, ये सारे के सारे काम इसमें किए जा सकते हैं। तो सम क्या करता है, जो आपको सेल वैल्यूज़ या रेंज दी गई है उन सब की वैल्यूज़ को सम अप कर देगा और आंसर आपको शो कर देगा। इसी तरीके से एवरेज क्या करेगा, उन सारी वैल्यूज़ को ऐड करके टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ पे डिवाइड कर देगा और आपको एवरेज दे देगा। मिनिमम क्या करेगा, उन तमाम वैल्यूज़ में से सबसे छोटी वैल्यू, और मैक्सिमम का फंक्शन उन तमाम वैल्यूज़ में से सबसे बड़ी वैल्यू। और काउंट का फंक्शन बताएगा कि इसमें कितनी वैल्यूज़ मौजूद हैं, काउंट करके बता देगा, राइट। तो ये कुछ बेसिक आपको मैंने यहाँ पर फंक्शंस बताए। इसके अंदर हंड्रेड्स ऑफ फंक्शंस अवेलेबल हैं और एक्चुअली नोबडी नोज, नॉट अ सिंगल पर्सन, किसी को अकेले को नहीं पता होगा कि इसके अंदर, या वो सारों को यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि हर कोई अपनी अपनी फील्ड के फंक्शंस को इस्तेमाल कर रहा होता है। तो ये दोबारा से हम लोगों के पास कुछ ये 5 मेन फंक्शंस हैं जिसके अंदर सम का फंक्शन नीचे लगा हुआ है, इक्वल टू सम लिखा, आगे पैरेंथेसिस के अंदर A1 कॉलन A5, तो A1 से लेकर A5 की तमाम वैल्यूज़ को ऐड करके वो नीचे सर्कल में शो कर रहा है। सेम गोज़ फॉर एवरेज, एवरेज लिखा, पैरेंथेसिस के अंदर C1 कॉलन C5, तो C1 से लेकर C5 तक की तमाम वैल्यूज़ को ऐड करके टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ पे डिवाइड कर दिया। फिर मैक्स वैल्यू, मैक्स के अंदर आप देखें, मैक्स लिख के पैरेंथेसिस के E1 कॉलन E5, तो सबसे बड़ी वैल्यू को यहाँ पे शो करेगा, दैट इज़ 57। और मिनिमम के अंदर भी आपने इक्वल्स टू मिनिमम, आगे पैरेंथेसिस के अंदर G1 कॉलन G5 जो कि शो कर दिया सबसे छोटी वैल्यू, दैट इज़ 7। और काउंट के अंदर उसने बता दिया कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी है,
जो कि दिस केस के अंदर हमारे पास 5 वैल्यूज़ है। अब हम चलते हैं इनके कुछ बेसिक फंक्शंस के ऊपर। बेसिक फंक्शंस के अंदर कि हमने अपने डाटा को कैसे एंटर करना है, कैसे उनको ऑर्गेनाइज करना है, डाटा क्या चीज़ है, इंफॉर्मेशन क्या चीज़ है और डाटा एनालिसिस किसे कहते हैं। डाटा और डाटा एनालिसिस, इंफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें किन चीज़ों को कही जाती हैं। सबसे पहले आते हैं हम डाटा की तरफ। तो डाटा क्या चीज़ है? रॉ नंबर्स एंड फैक्ट्स आर कॉल्ड डाटा। जब हमारे पास कंप्यूटर साइंस के अंदर ऐसा डाटा, ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि अपनी नेचुरल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है, रॉ हालत में, खाम हालत में हमारे पास अवेलेबल है, उसके ऊपर अभी किसी किस्म का फंक्शन, कोई प्रोसेस नहीं परफॉर्म किया गया, तो हम उसको कहते हैं कि ये रॉ वैल्यूज़ हैं। फैक्ट कहते हैं किसी भी ऐसी चीज़ को जो कि ऑब्वियस हो। फॉर एग्जांपल, अगर दिन है तो बाहर रोशनी होगी, अगर बारिश है तो बाहर सारी चीज़ें गीली होंगी, दैट इज़ अ फैक्ट। ठीक है, वो अभी तो नहीं, पर इंशाल्लाह इन हायर क्लासेस वी विल बी यूजिंग फैक्ट्स एज डाटा। इसके बाद हमारे पास है इंफॉर्मेशन। जब आप अपने उस डाटा को किसी खास प्रोसेस में से गुजारते हो, मैथमेटिकल प्रोसेस, इन दिस सिनेरियो व्हेन वी आर डिस्कसिंग एक्सेल, तो हम उस प्रोसेस को कहते हैं कि अब वो हमारे पास कोई वैल्यूएबल, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो उसको हम कहेंगे इंफॉर्मेशन है। फॉर एग्जांपल, हमने जब सारी क्लास के बच्चों से पूछा कि आपकी एज क्या है, तो वो रॉ वैल्यूज़ आई। अब हमने प्रोसेस करके बताया कि सबसे बड़ा बच्चा कौन है, दैट इज़ एन इन्फॉर्मेशन। सबसे छोटा बच्चा कौन है, अगेन दैट इज़ एन इन्फॉर्मेशन। और अगर सारे बच्चों की वैल्यूज़ को ऐड करके टोटल नंबर ऑफ बच्चों के ऊपर, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के ऊपर डिवाइड कर दिया जाए, तो दैट विल बी आवर क्लास एवरेज एज। तो ये तीनों चीज़ें जो मैंने आपको बताई कि सबसे बड़ा बच्चा, सबसे छोटा बच्चा और एवरेज एज, ये तीनों इन्फॉर्मेशन है, राइट। इसके बाद हम चलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर अब हमें वही एग्जांपल आप समझें कि हमने अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज्ड करके रखना है कि आपको एग्जैक्टली सामने देखते साथ ही पता लगे किसकी क्या वैल्यूज़ हैं, कैसे रखी हुई हैं चीज़ें। इस यहाँ पर जो भी छोटा सा हमें टैबुलर फॉर्म में डाटा नज़र आ रहा है, इसके अंदर हमें स्टूडेंट नेम, इंग्लिश, उर्दू और मैथ्स के अंदर उनके मार्क्स नज़र आ रहे हैं। तो एक रो के अंदर अली के मार्क्स हैं, एक रो में कामरान के और एक रो के अंदर बट के मार्क्स हमें नज़र आ रहे हैं। अब हम चलते हैं ग्राफ्स की तरफ। ग्राफ क्या चीज़ है? इंस्टेड ऑफ नंबर्स वी विल बी यूजिंग इमेजेस एंड कलर्स फॉर डाटा रिप्रेजेंटेशन। इट विल बी फार मोर ईजियर टू अंडरस्टैंड द ओवरऑल पिक्चर एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डाटा इंस्टेड ऑफ नंबर्स। तो हम कहेंगे ये ग्राफ की शक्ल में हमें डाटा जो था उसका ओवरऑल इमेज दे दिया गया है। इसको शो करने के लिए हम अपने रिक्वायर्ड कॉलम्स को सेलेक्ट करते हैं और उसके ऊपर एक स्पेसिफिक चार्ट टाइप को अप्लाई करते हैं। आपको याद रहे कि हमारे पास जो ग्राफ बनते हैं उसके अंदर दो किस्म के हमें लाजमी वैल्यूज़ चाहिए। एक वो जो एक्स एक्सिस के ऊपर आएगी और एक वो जो वाई एक्सिस के ऊपर आती है। फॉर एग्जांपल, हमने लगाना है बार चार्ट। बार चार्ट के लिए हम क्या करेंगे कि हम दो कॉलम्स को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, दो कॉलम्स को सिलेक्ट करने के बाद हम इंसर्ट के रिबन में जाकर कॉलम्स के अंदर जाकर अपना स्पेसिफिक चार्ट टाइप को सिलेक्ट करेंगे। इन दिस केस बार चार्ट को सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, तो हमारे पास स्क्रीन के ऊपर उन दो कॉलम्स की बेस के ऊपर, वैल्यूज़ की बेस के ऊपर बार चार्ट नज़र आने लग जाएगा। अगर आप बार चार्ट की जगह लाइन चार्ट के ऊपर क्लिक करते तो वहाँ फिर आपको लाइंस के साथ एक ग्राफ नज़र आने लगता जो कि आपको शो करता कि हमारी प्रोग्रेस क्या है, हम अपवर्ड जा रहे हैं, डाउनवर्ड जा रहे हैं। तो सिनेरियो टू सिनेरियो ये चीज़ें वेरी करेंगी, पर इनको अप्लाई करने का तरीक़ेकार सेम है। इसके बाद हमारे पास आता है जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, दैट इज़ पाई चार्ट। पाई चार्ट नॉर्मली ऐसे सिनेरियो में इस्तेमाल किया जाता है जहां पर आपके पास एक ओवरऑल वैल्यू है, उसमें से देखा जाए कि किसका कितना शेयर है, किस वैल्यू का कितना शेयर आया, और ओवरऑल वो सारी मिलकर टोटल वैल्यू को शो करें। यानी कि ये इसके लिए एक डिफरेंट सिनेरियो है। फॉर एग्जांपल, हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे स्कूल के अंदर कितने बच्चे जो हैं वो 50 केजी या डिफरेंट वेट कैटेगरीज में ले आए। अगर आप सारे स्कूल के अंदर, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के अंदर से 80 केजी के कितने हैं, 70 केजी के कितने हैं, इसी तरीके से रेंजेस ले आए। तो यहाँ पर हम पाई चार्ट को यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ अ बार चार्ट और अ लाइन चार्ट। तो ये भी बड़ा एक ईजी वे है ओवरऑल चीज़ों को अंडरस्टैंड करने का। अब हम चलते हैं बड़े ही एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ कि हम अपने किसी भी प्रोजेक्ट को कोलैबोरेशन के थ्रू कैसे कर सकते हैं।
कोलैबोरेशन मीन्स कि आप मुख्तलिफ लोग एक ही चीज़ के ऊपर मिलकर काम कर रहे हैं, तो ये काम बहुत ज़्यादा आसान, अच्छा और बेहतर होना चाहिए, बिकॉज मोर नंबर ऑफ पीपल्स आर वर्किंग ऑन इट एट द सेम टाइम। और ये पॉसिबल तब भी है जब आप एक ही जगह पर अवेलेबल नहीं हैं। एक ही जगह पर ना होते हुए भी आप ये कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट एंड कोलैबोरेटिव सॉफ्टवेयर्स, इनको इस्तेमाल करते हुए। इसके अंदर हमारे पास गूगल डॉक्स अवेलेबल हैं, पावर पॉइंट्स हैं आपके पास, पावर पॉइंट या माइक्रोसॉफ्ट टीम के सॉफ्टवेयर को आप इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आप कोलैबोरेशन के कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स बना सकें। तो हमारे पास जो डिजिटल प्रोजेक्ट्स जब हम बनाते हैं कोलैबोरेशन के थ्रू, उसके अंदर हमें जब ऑनलाइन हम लोग काम कर रहे हैं तो हमने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम ऐसी वेबसाइट से डाटा लेंगे जो रिलायबल होंगी, ट्रस्टेड होंगी। उनकी एक दो तो चीज़ें हम पहले देख चुके हैं ना, कि वो HTTPS से शुरू हो, शुरू में पैडलॉक का सिंबल हो, राइट, रेड ना हो, वार्निंग ना हो। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि उसकी एक्सटेंशन जो है, जो उसका URL है, वो एंड करता हो edu.gov, इस तरह के किसी एक्सटेंशन से एंड करता हो, राइट। उसके बाद हमने जो डाटा वहाँ से लिया उसको हम एक से ज़्यादा वेबसाइट्स के ऊपर चेक करेंगे फॉर एक्यूरेसी और फॉर दैट इज़ द करंट इंफॉर्मेशन, उसको भी चेक किया जाएगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि हम साइटिंग करेंगे, जो सोर्स है जहाँ से डाटा लिया जा रहा है, लाजमी तौर पर उनका क्रेडिट उनको दिया जाएगा। हमारा क्रेडिट ये है कि वी आर सर्चिंग एंड वी आर यूजिंग देयर वर्क इन आवर प्रोजेक्ट, तो हम उनको उनका क्रेडिट डेफिनेटली देंगे। अब हम देखते हैं कि हम अपनी ग्रुप प्रेजेंटेशन या कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स को किस तरीके से अच्छे बना सकते हैं। तो नंबर 1 इज़ कि आप अपना टॉपिक डिसाइड कर लें। जब आपका टॉपिक फाइनलाइज हो जाता है, इसके बाद आप क्या करेंगे कि जितने भी आपके टीम मेंबर्स हैं उनके अंदर उनको उनकी स्पेशलिटीज़ के मुताबिक उसको डिवाइड कर देंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे कि आप पूरी कोशिश करेंगे कि यू विल ऐड एज मच इमेजेस और एंटरटेनिंग एनिमेशंस, वीडियोस को जितना ज़्यादा आप ऐड करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका वो डिजिटल प्रोजेक्ट इंटरेस्टिंग होगा और इजी टू अंडरस्टैंड होगा देखने वालों के लिए। और फिर साथ साथ आप उसको चेक करते जाएंगे ताकि सारा प्रोसेस स्मूथ रहे। तो दोबारा से इनको चीज़ों को समझ लेते हैं कि नंबर 1 इज़ कि आपने अपना गोल इस्टेब्लिश किया, अपने वर्क को डिस्ट्रीब्यूट किया और एक दूसरे के ऊपर आपने ख़ास ख्याल रखा कि सब प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं, सारे के सारे जो आपके पास टूल्स हैं उनको प्रॉपर्ली यूज़ करना जानते हैं और कर रहे हैं। और जो इनके अंदर सुपरवाइज़र है वो इस चीज़ का ख्याल रखेगा, जो सीनियर है वो इस चीज़ का ख्याल रखेगा कि क्या सारे प्रॉपर डायरेक्शन के अंदर काम कर रहे हैं। और इसको प्रेजेंट करने से पहले आपने खुद से रीचेक करना है ताकि आप गलतियों को दूर कर सकें और किसी किस्म की एम्बैरेसमेंट आपको ना हो। तो जब आपने डाटा ऑनलाइन सर्च करना है, उसके लिए हम आपको कुछ टिप्स दे देते हैं कि आप अगर किसी भी सर्च इंजन के ऊपर गए और वहाँ पर आप ये चाहते हैं कि आप एक कैट का इमेज या वीडियो लगाना चाहते हैं जो कि किसी माउस को, चूहे को पकड़ रही है, तो इंस्टेड ऑफ जस्ट राइटिंग अ कैट आप कंप्लीट फ्रेज लिख दें कि लाइक कैट कैचिंग अ माउस। तो इट विल बी मोर अप्रोप्रिएट एंड ईजियर फॉर द सर्च इंजन एंड यू टू फाइंड द एग्जैक्टली रिक्वायर्ड डाटा। फिर हमने देख लिया कि आपने उसको क्रेडिट कैसे देना है और मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स के अंदर मल्टीमीडियाज़ को ऐड भी करना है। इसके बाद हमारे पास जो आ रहा है टूल्स फॉर क्रिएटिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर, आपको थोड़ा सा यहाँ पर भी टिप्स देते हैं कि कौन कौन से टूल्स इस्तेमाल हो सकते हैं अपनी एनिमेशंस को और मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स के अंदर। फॉर एग्जांपल एनिमेशंस के लिए हमारे पास जो बहुत आसान सॉफ्टवेयर है और बहुत ज़्यादा वाइडली यूज सॉफ्टवेयर दैट इज़ स्क्रैच, जिसको हम अपनी प्रीवियस तमाम क्लासेस में स्टार्टिंग फ्रॉम ग्रेड 1 till 8 हम बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते आ रहे हैं। तो यू विल बी वेरी कंफर्टेबल इन यूजिंग स्क्रैच। इसके साथ साथ अगर आप ऑडियो, वीडियो या इमेजेस के ऊपर, छोटी मोटी वीडियोस के ऊपर काम कर रहे हैं तो कैनवा आपके लिए बहुत अच्छा है। और अगर आपने अपनी वीडियो के अंदर कोई स्पेसिफिक एडिटिंग करनी है, उसके लिए जो विंडोज़ का वीडियो एडिटर है वो भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। ये था हमारा चैप्टर। अब इसके अंदर हम आते हैं असेसमेंट के ऊपर। तो असेसमेंट में हमारे पास 2 क्वेश्चंस हैं। व्हाट शुड यू ऑलवेज डू व्हेन यूजिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट।
तो हमने जब भी इंफॉर्मेशन इंटरनेट से लेनी है तो उसको चेक करना है कि आया कि ये करंट है और एक्यूरेट है, और फिर उसके बाद उसको इस्तेमाल करेंगे। डिस्क्राइब द 3 टाइप्स ऑफ चार्ट्स, बार, लाइन एंड पाई चार्ट, एंड एक्सप्लेन व्हाट दे आर यूज्ड फॉर। इसको हमने बड़ी ही डिटेल में और अच्छे तरीके से डिस्कस किया। आई होप यू कैन आंसर इट वेरी इजीली। फिर हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है कि स्प्रेडशीट क्या होता है, कॉलम्स क्या हैं, सेल्स क्या हैं, रोज क्या हैं और मल्टीमीडिया क्या है। इन 5 कॉन्सेप्ट को हम अपने लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, तो होपफुली यू कैन डू दैट ईजिली एज वेल। अभी तक के लिए हमारे इस चैप्टर में यही था। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।